बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 आपको दे रहे हैं। और बेटा, आज के लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिसका ताल्लुक कल वाले आर्टिकल के साथ भी है। और आपको याद है, कल आपको ये बात कही थी कि प्रीवियस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि उसके रिजल्ट्स को हम आगे यूज करेंगे। आपको याद होगा कि हमने प्लेन सरफेस का फ्लक्स फाइंड किया था, उसकी कंडीशंस को देखा था। फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब जीरो या मिनिमम होता है, और कब जीरो और मिनिमम के दरमियान कोई वैल्यू उसकी हो सकती है। फ्लक्स डेंसिटी को देखा था। तो हमने एक बात की थी कि ये जो फ्लक्स के लिए ई डॉट ए का फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस। आज का हमारा क्या क्वेश्चन है, आइए पहले उस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो इसका टाइटल है। इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनती है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन। आप एक फॉर्मूला डिराइव करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए किसी क्लोज सरफेस का। और क्लोज सरफेस के साथ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्योंकि बुक में एग्जांपल कर्व्ड क्लोज सरफेस की दी है। तो कर्व्ड सरफेस है जिसने चार्ज को अपने अंदर घेरा हुआ है, जैसे एक फुटबॉल है उसके अंदर चार्ज पड़ा हो, या एक बॉक्स है उसके अंदर चार्ज पड़ा हो, या कोई भी बैलून है उसके अंदर, यानी कोई भी क्लोज सरफेस जिसने चार्ज को इनक्लोज किया है, उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, उसका फार्मूला आपने डिराइव करना है। और फिर ये भी बताना है कि मीडियम की डिपेंडेंस इस पे, मतलब क्या ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी मीडियम का इस पे क्या इफेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इसकी डायग्राम जो है वो दिखा रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि ये एक क्लोज सरफेस, जो एक फुटबॉल है जो आपको दिखाया जा रहा है, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो मुझे बताइए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है ना, आउटवर्ड होती हैं। तो इस स्फीयर जिसका रेडियस आर है, उसके इस बाउंड्री वॉल्स से ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकल रही हैं। इसका मतलब है इस चार्ज का फ्लक्स इस बाउंड्री वॉल से इमर्ज कर रहा है, बाहर को निकल रहा है, यानी फील्ड लाइंस इमर्ज कर रही हैं, तो फ्लक्स आउटवर्ड है। और आपका क्या काम है कि आपने उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। जरा गौर से देखिए, ये जो फुटबॉल की आउटर सरफेस है, क्या ये प्लेन सरफेस है? बिल्कुल भी नहीं, ये कर्व्ड सरफेस है बच्चों। तो आपका काम है कि आपने अब कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, उस सूरत में जब उस सरफेस ने चार्ज को इनक्लोज किया हो। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्लोज सरफेस दिखाई गई है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है बच्चों, और चार्ज इनक्लोज्ड है और आपने इसका फ्लक्स फाइंड करना है। देखिए, हम बेटा इस पर अब हम इसको इसको जो है वो थ्योरी में बताते हैं कि आप इसी डायग्राम को हम आगे भी दिखा देंगे। तो हमने फिलहाल तो एक सफियर की शेप को ली है, लेकिन बाद में हम ये बताएंगे कि शेप कोई भी हो सकती है। तो फ्लक्स आपको फाइंड करना किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो है वो किस तरीके से करेंगे, तो अब हम इसे बाकायदा तौर पर देखते हैं। तो एक छोटी सी आपके सामने टेक्सचर में लाइन लिखी हुई है। इन अ गिवन फिगर देयर इज अ क्लोज स्फीयर जिसका रेडियस आर है, इनक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज, जिसने एक पॉइंट चार्ज को अपने अंदर घेरा हुआ है, जैसे ये दिखाया है। और हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज थ्रू द बाउंड्री वॉल्स। इसकी बाउंड्री वॉल्स में से कितना फ्लक्स है जो इमर्ज कर रहा है, आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो ये जो बाउंड्री वॉल है ये बेटा कर्व्ड सरफेस है। अच्छा, अब सिंस वी नो दैट, अब ये हमारी पहले वाली बात है कि हम एक बात जानते हैं कि जो फार्मूला यूज होता है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज,
वो फार्मूला आपने जो कल वाले आरटी लेक्चर में लिया था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस। आपको कल वाले लेक्चर में याद है कि हमने सिर्फ प्लेन सरफेस पे बात की थी, लेकिन बच्चों बात यह है कि अब हम इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी सरफेस प्लेन नहीं है। हाँ, अगर ये फुटबॉल को कैंची की मदद से काट दें और एक शीट बना लें तो आप देखेंगे शीट एक प्लेन सरफेस बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में तो फ्लक्स फाइंड एक ही फार्मूले से डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि अब हमारी शीट जो है वो कर्व्ड सरफेस में है, जब वो फुटबॉल की शक्ल में है। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करें? इट मीन्स के दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ उसमें सरफेस के अंदर कुछ ऐसी सपोजिशन लानी पड़ेगी कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए बच्चों, आपको मैं इस लाइन की बात बाद में बताता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ कि वो फुटबॉल जो आप सबने देखा हुआ है उसकी आउटर सरफेस कर्व्ड सरफेस होती है, लेकिन आप अगर फुटबॉल को गौर से देखें तो वो छोटी छोटी टुकड़ियों से, छोटे छोटे पैचेस से मिलके बना है, ठीक है। और आप अगर गौर से देखें तो आपको वो जो पैचेस हैं वो दिखाई देंगे प्लेन, करीब करीब वो पैचेस आपको प्लेन दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप उन पैचेस के साइज को, उन टुकड़ियों के साइज को छोटे से छोटा सपोज करते जाएं तो एक वक्त आएगा कि आपको हर पैच बिल्कुल फ्लैट समझ आएगा, आपको लगेगा जैसे हर पैच फ्लैट हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे प्लेन पैचेस में या फ्लैट पैचेस में या फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड किया जा सकता है। जिस तरह हमारी जमीन ओवरऑल एक कर्व सरफेस है, यानी अगर आप इसको सफियर मानते हैं तब भी कर्व सरफेस है, अगर एलिप्टिकल शेप मानते हैं तब भी, अगर जियोस्फेरिकल मानते हैं तब भी। तो आप अगर जमीन पे खड़े होके देखें तो आपको इर्द गिर्द की अगर जमीन जो है उसको हमवार करके रख दिया जाए तो आपको अपनी नजर से यही दिखेगा जैसे जमीन फ्लैट है, हालांकि जमीन फ्लैट नहीं है। अगर आप बहुत हाइट से देखें तो जमीन कर्व नजर आएगी, लेकिन क्या है कि जमीन के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएं तो आपको हर टुकड़ा फ्लैट नजर आता है, ठीक है। जरा इधर देखिए, हमने क्या किया फ्लक्स फाइंड करने के लिए, वही इमेजिन हमने ये फर्ज कर लिया कि सफियर जो है उसकी बाहर वाली सतह इज कंपोज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमली फ्लैट सरफेसेस। वो जो सफियर है उसकी आउटर सरफेस छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट सरफेसेस पर मुश्तमिल हैं, जिनके एरियाज हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। ये आपको अभी फिगर में दिखा लेते हैं। इनफिनिटेसिमली का मतलब है इतना स्मॉल के वो मिनिमम या लीस्ट स्मॉल, यानी जिसको आप सब फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए ना कि अप्रोचेस टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो नहीं है लेकिन इंतहाई छोटे छोटे पैचेस। तो मैंने समझाने के लिए वो फुटबॉल वाली एग्जांपल आपको दी कि बेटा जैसे फुटबॉल की छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं, आप किसी एक टुकड़े को देख लें, एक पैच को देख लें तो वो पैच आपको फ्लैट ही नजर आएगा, ठीक है, हालांकि ओवरऑल सरफेस कर्व्ड है। इसी तरह हमने सफियर को छोटे छोटे इनफिनिटेसिमली फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड कर दिया, जैसे पहले पैच का एरिया, दूसरे का, तीसरे का, और ये nth पैचेस हैं। n कितने? लार्ज नंबर ऑफ, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये स्क्रीन पे दिखा भी देंगे, लेकिन एक चीज और पहले देख लीजिए। चले, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है जिसको सफियर में रखा, सफियर का रेडियस r है। बेटा आपको कोई एक पैच दिखाया गया है, जरा गौर कीजिए। इस तरह ये फुटबॉल इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बन रहा है। किसी एक टुकड़े की बात कर लीजिए। तो बेटा इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि चार्ज की फील्ड लाइंस किसी भी जगह पे चेक करें तो ये बाहर को निकल रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम इस सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बनाएं तो आप देखेंगे कि हर पैच का वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आएगा, वेक्टर एरिया, ठीक है। अब जरा इसको देखिए,
आपको बेटा ये नजर आ रहा है कि एक छोटा सा पैच, किसी एक पैच को हमने दिखाया, इस पैच का सरफेस एरिया था डेल्टा A1 या डेल्टा ए कोई भी है, तो इसका वेक्टर एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ये दोनों पैरेलल होंगे, मींस कि हर पैच का फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अब जरा देखिए, ये जो छोटे छोटे पैचेस जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज क्या बने। हर एरिया के ऊपर एरो का हेड लगा लें, डेल्टा A1 एरो हेड, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN एरो हेड के साथ। इसका मतलब है बेटा, अगर छोटे छोटे फ्लैट सरफेसेस हमारे पास आ गई हैं, तो हर सरफेस का वेक्टर एरिया भी हमारे पास मौजूद है। और डायग्राम में क्या नजर आ रहा है कि हर वेक्टर एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि बेटा हर पॉइंट पे फील्ड लाइन आउटवर्ड है, और हर पॉइंट पे जो पैच होगा उस पैच का वेक्टर एरिया भी फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। आप इसको जहां मर्जी दिखा दें, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ये दोनों पैरेलल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अंडरस्टैंड कर गई है। तो अब देखें बेटा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, पहले पैच पर E1, दूसरे पर E2, तीसरे पर E3 अप टू सो ऑन EN। तो ये इस स्लाइड में हमने ये देखा, इस स्लाइड में हमने ये देखा कि बच्चों हमने टोटल सरफेस को छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में डिवाइड किया, हर पैच का वेक्टर एरिया अलग से आया, और हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर है उसकी वैल्यू, जैसे पहले पैच के ऊपर E1, दूसरे पे E2, तीसरे पे E3 अप टू सो ऑन EN। ठीक है बच्चों, तो अब हम E डॉट ए वाला फार्मूला हर पैच पर अप्लाई कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हर पैच हमारा फ्लैट हो गया और हर पैच का फ्लक्स अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि फ्लक्स थ्रू ईच पैच कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिजल्ट E डॉट ए, जो EA cos थीटा होता है। और मजीद देखिए बच्चों, हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। जैसे इस पॉइंट पे चेक कर लीजिए, इस पॉइंट पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे इस तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में, और इस पैच का वेक्टर एरिया उन फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 होगा, और 0 का मतलब है cos 0 1, तो हर पैच पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये बात आपके सामने आ गई कि अब हम हर पैच पे E डॉट ए का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हर पैच पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हमने तो कोई एक पैच ही दिखाया है, आप इसमें नंबर ऑफ पैचेस दिखा सकते हैं, और हर पैच पे जिस तरह हमने पहले पैच पे फ्लक्स फाइंड किया तो फार्मूला होगा E1 डॉट डेल्टा A1, और जब डॉट को ओपन करेंगे तो cos 0 आएगा, और cos 0 पे रिजल्ट मैक्सिमम होगा। तो बच्चों पहले पैच का फ्लक्स आ गया E1 डेल्टा A1, सिमेट्रिकली सेकंड पैच का फ्लक्स क्या होगा, E2 डेल्टा A2, थर्ड का क्या होगा, E3 डेल्टा A3, इसी तरह अप टू सो ऑन nth पैच का फ्लक्स क्या होगा, En डेल्टा AN। तो हमने हर पैच का फ्लक्स जो कि मैक्सिमम आया उसको कैलकुलेट करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है। जैसे ये तो एक पैच पे बात की थी ना, इस तरह बेशुमार पैच हैं, हर पैच का फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। तो हम टोटल फ्लक्स को किस तरह फाइंड करेंगे, हम बेटा टोटल फ्लक्स को, ये पुरानी दोनों डायग्राम हमने एक स्क्रीन पे कर दी है ताकि अब आपको कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो। तो बेटा ये हमारी टोटल सरफेस थी जिसके छोटे छोटे पैच बनाए, हर पैच पे जैसे हर पैच का फ्लक्स मैक्सिमम आया, आप किसी भी जगह बना के इसको दिखा सकते हैं।
तो इस पूरी सरफेस का फ्लक्स बेसिकली तमाम पैचेस के फ्लक्स का सम होगा। इसका मतलब है टोटल फ्लक्स बराबर है फर्स्ट पैच का फ्लक्स प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का अप टू सो ऑन nth का। तो ये तमाम पैचेस के यानी तमाम फ्लैट पैचेस के फ्लक्स को हमने ऐड कर लिया तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। तो बच्चों अब हम एक बात देखते हैं, जरा इस डायग्राम पे बच्चों गौर करें। क्या इस पॉइंट चार्ज का सरफेस से डिस्टेंस सेम नहीं है? अगर सेम है तो आपको ये बात अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हर पैच पे सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है। इंटेंसिटी के फार्मूले में मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है तमाम पैचेस का डिस्टेंस चार्ज से सेम है। तो जब चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो तमाम पैचेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसका मतलब है E1 हो, E2, E3 या En, सबको E पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम पैचेस का डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है। मैंने फुटबॉल वाली मिसाल दी थी। अगर फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में चार्ज हो तो तमाम उसकी जो टुकड़ियां होंगी उन टुकड़ियों का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। इसका मतलब है तमाम पैचेस पर इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो E1, E2, E3 की जगह E पुट कर सकते हैं। जब करेंगे तो क्या आएगा? हर जगह E रिप्लेस कर दिया आपने। और अब हम बेटा इन तमाम फैक्टर्स में से E को कॉमन ले सकते हैं। जब हम E को कॉमन लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये E कॉमन चला गया और तमाम पैचेस के एरियाज आपके पास ब्रैकेट में आ गए। जरा इसको देखिए, ये पहले पैच का एरिया है, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये आखिरी का। तमाम पैचेस के एरियाज को जमा करें तो ये आ जाएगा टोटल स्फेरिकल एरिया ऑफ द सरफेस। और आपको ये बात बताता चलूं कि बेटा स्फीयर का एरिया कुछ और चीज है और स्फीयर का वॉल्यूम कुछ और चीज है। तो हम यहाँ स्फीयर के एरिया को ले रहे हैं, यानी तमाम पैचेस के एरियाज को जमा करें तो स्फीयर जिस शीट से मिलके बना है उसकी सरफेस का एरिया, ठीक है। और आपने फर्स्ट ईयर में अच्छा ई की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, तो ई की वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा इस रिलेशन में ये रिजल्ट आ गया। और स्फीयर का एरिया आपने याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो स्फीयर का एरिया बेसिकली उसकी आउटर सरफेस का एरिया है और इसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 पाई भी कैंसिल होगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसमें जरा देखिए, ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स आया, ऐसी क्लोज सरफेस जिसने पॉइंट चार्ज Q को घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे इस फार्मूले में किसी तरह का रेडियस की टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का इस फार्मूले के मुताबिक शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। मैं इसको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो फिर ये किस पे, इधर देखिए जरा, एक पॉइंट चार्ज है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक और शक्ल है जिसकी इर्रेगुलर शेप है, उसके ऊपर एक और क्लोज सरफेस है जिसकी शेप भी इर्रेगुलर है। आप मुझे बताइए जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहली सरफेस में से गुजरेंगी उनको दूसरी में से भी गुजरना पड़ेगा और उन्हीं को तीसरी में से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि तमाम सरफेसेस फील्ड के अंदर हों, फील्ड के बाहर ना हों। तो बेटा अगर पहली सरफेस में से 500 लाइंस आ रही हैं तो उन्हीं लाइंस ने दूसरी में से भी गुजरना है और उन्हीं ने तीसरी में से भी गुजरना है। इसका मतलब है जो इसका फ्लक्स है वही इसका और वही इसका। इसका मतलब है फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता,
आप चार्ज को फुटबॉल के अंदर रखें या किसी बॉक्स के अंदर रखें या किसी बैलून के अंदर रखें, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये सवाल किया जाता इन तीनों सरफेसेस में फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहते पहली वाली पर, क्योंकि ये चार्ज के करीब है। लेकिन फील्ड उसने सवाल नहीं पूछा, उसने पूछा फ्लक्स कहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो फ्लक्स बेटा तीनों में सेम है, क्योंकि तीनों सरफेसेस ने चार्ज एक जितना इनक्लोज किया हुआ है। सो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक ये बात सामने आई कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का डिपेंड करता है किस पर, नंबर 1 चार्ज की मैग्नीट्यूड पर एक, और नंबर 2 मीडियम पर। चले मीडियम की बात मैं एक अलग डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि बेटा अगर फ्री स्पेस हो तो एप्सिलॉन नॉट आता है कोफिशिएंट वैक्यूम परमिटिविटी, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होता। आपको अब इसको बताता चलूं, एक लास्ट हमारी स्लाइड है, ये आपका एक छोटा सा एक्स्ट्रा वर्क है, आप इस पे गौर करेंगे। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है इस पे बात हो चुकी है, हर मीडियम का एक अपना कांस्टेंट होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो फ्लक्स क्या बनेगा, जरा पिछला रिजल्ट देखिए, पहले रिजल्ट था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई होगा। और आपको ये बात बताई है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो रिजल्ट स्मॉल हो जाएगा। इसका बेटा मतलब जरा इस डायग्राम से पहले समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये एक फुटबॉल है, एक तरफ फ्री स्पेस है और एक तरफ डाई इलेक्ट्रिक है। तो कॉमन सेंस है, क्या दोनों यानी क्या तमाम साइड्स पे फ्लक्स सेम होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों? इस तरफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी और डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से, क्योंकि इस तरफ फील्ड वीक हो जाएगा, तो जब फील्ड वीक हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं, एक फुटबॉल को ले और आधे फुटबॉल के अंदर कोई लकड़ी का बूरा या प्लास्टिक का कोई बूरा सा भर लें और आधा फुटबॉल खाली रहे, और अब फुटबॉल के सेंटर में चार्ज को रखें, तो क्या खाली साइड और भरी हुई साइड की तरफ फ्लक्स सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, बल्कि खाली साइड की तरफ फ्लक्स ज्यादा होगा, और जहां डाइलेक्ट्रिक या आपने इंसुलेटर वगैरह रखा है वहां पे फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मीडियम इंट्रोड्यूस कराने से फ्लक्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराने से फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये वो बातें थी जिसको आपके सामने आज के लेक्चर में हमने रखा। अब आप इसमें कुछ सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, आप अपने माइंड में उनको ला सकते हैं। जैसे इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने आपके सामने ये बात रखी कि देखिए फ्लक्स जो है वो शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे ये आपके पास 3 सरफेसेस हैं, लेकिन तीनों सरफेसेस ने चार्ज को इनक्लोज एक जितना किया है, तो तीनों का फ्लक्स सेम आया। इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर चार्ज ही अंदर ना होता, अगर क्लोज सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज ना किया होता, तो देन आप ये कहते कि फ्लक्स इसका 0 है। तो अब आपके सामने एक बात मैं बताता चलूं कि कोई आपसे ये कहे कि फर्ज कर लें एक एटम, एक सवाल है आपके पास, एक आइसोलेटेड एटम है, उस आइसोलेटेड एटम को किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपने रखा है, बताइए फ्लक्स कितना होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, आइसोलेटेड एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है तो फिर टोटल चार्ज 0 हुआ। तो जब तक टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। और अगली बात देख लीजिए, अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड को बच्चों बढ़ाते जाते हैं, मसलन ये चार्ज है, पहले इसकी वैल्यू थी 1 कूलम्ब, फिर कर दी 2 कूलम्ब, फिर कर दें 3 कूलम्ब, तो आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है?
और अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाएगा। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा सकें।